चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे भारतीय साहित्य के उस दौर में चलते हैं जहां एक नाम ने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। जब भी हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। आज हम सिर्फ उनके नाम या उनकी किताबों की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि उन संघर्षों और उस धारदार कलम की ताकत को समझेंगे जिसने इतिहास रच दिया। उन्हें सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि करोड़ों आम लोगों की आवाज कहा जाता है। और ये बात एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि उन्होंने राजा महाराजाओं के भव्य महलों की काल्पनिक कहानियां नहीं लिखीं। उनका सारा फोकस गांवों की सौंधी मिट्टी, खेतों में पसीना बहाते किसानों के असली दर्द और आम इंसान की उस जद्दोजहद पर था जिससे पहले कभी इतने दमदार तरीके से पन्नों पर उतारा ही नहीं गया था। तो इस एक्सप्लेनेर में हम इस पूरे सफर को कुछ ऐसे डिकोड करेंगे। पहले उपन्यास सम्राट का उदय, फिर धनपत राय से प्रेमचंद तक का सफर, उनकी अमर रचनाओं का संसार, उनका यथार्थवाद और ग्रामीण जीवन, और अंत में उनकी वो बेमिसाल भाषा और शैली। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, उपन्यास सम्राट का उदय। ये वो दौर था जिसने एक बिल्कुल आम इंसान को साहित्य का बेताज बादशाह बना दिया। बात है 1880 की। बनारस के लमही गांव में मुंशी अजायब राय, जो पेशे से एक डाक मुंशी थे, और आनंदी देवी के यहाँ उनका जन्म हुआ। अब मज़ेदार बात यह है कि एक बेहद साधारण कृषक परिवार की इस शुरुआत और बचपन की तमाम मुश्किलों ने ही असल में उनके सोचने के तरीके को आकार दिया। बचपन से ही उन्होंने जिंदगी के थपेड़े सहे, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, और यही शुरुआती संघर्ष आगे चलकर उनके यथार्थवादी लेखन की सबसे मजबूत नींव बन गया। अब आते हैं उनके जीवन के उस दिलचस्प मोड़ पर, धनपत राय से प्रेमचंद तक का सफर। यह सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, बल्कि एक पूरी सोच का इवोल्यूशन था। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई कमाल का है। उनका असली नाम धनपत राय था, और शुरुआती दिनों में वो उर्दू में नवाब राय के नाम से अपनी कहानियां लिखा करते थे। लेकिन फिर वही इंसान प्रेमचंद के रूप में हिंदी साहित्य का एक ऐसा लेजेंड बन जाता है जिसकी सामाजिक कहानियों का कोई सानी नहीं। ये बदलाव असल में एक नई साहित्यिक चेतना के जागने का प्रतीक था। इनका जीवन कोई आसान सफर नहीं था। जीवन की इन्हीं दुश्वारियों ने उनके विशाल काम के लिए एक ईंधन का काम किया। संघर्षों से जूझते हुए एक आम स्कूल टीचर से लेकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हंस और जागरण जैसे अखबारों का संपादन करना और अपने बेबाक विचारों की वजह से सीधे अंग्रेजी हुकूमत से पंगा लेना, ये सब उनके गजब के साहस को दिखाता है। ये सफर 1936 में उनके निधन तक बिना रुके चलता रहा। अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, उनकी अमर रचनाओं का संसार। चलिए देखते हैं उस खजाने को जिसने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। इस आंकड़े पर जरा गौर करें, 300 से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उनकी लिखी कहानियों की वो चौंका देने वाली संख्या है जो उन्होंने दुनिया को दी। इसके साथ ही लगभग 1 दर्जन ऐसे उपन्यास रचे जो आज भी मास्टरपीस माने जाते हैं। इनकी कहानियों के अनुवाद दुनिया की ढेरों भाषाओं में हुए, जिसने उन्हें एक ग्लोबल पहचान दी। इन रचनाओं में इंसान की असल जिंदगी, गांव की भयानक गरीबी और समाज की कड़वी सच्चाइयां बिल्कुल साफ नजर आती हैं। अगर उपन्यासों की बात करें तो गोदान, गबन, सेवा सदन जैसे नाम तो सबने सुने ही होंगे। वहीं कहानियों में पूस की रात या कफन जैसी कृतियां हमें सीधा झकझोर कर रख देती हैं। इनमें मानवीय भावनाओं के ऐसे चित्र हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे विषय की ओर, यथार्थवाद और ग्रामीण जीवन, जो उनके साहित्य की असल आत्मा है। अब ये यथार्थवाद या रियलिज्म है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वो सबसे बड़ा हथियार था जिसका इस्तेमाल उन्होंने शोषितों और दबे कुचले लोगों की आवाज को मंच देने के लिए किया। इसका सीधा सा मतलब है समाज की कड़वी सच्चाइयों, गरीबी और रोजमर्रा की जद्दोजहद को बिल्कुल वैसे ही दिखाना जैसी वो हैं, बिना किसी शुगर कोटिंग के। उनकी कहानियां उस समय के लोक जीवन का एक बिल्कुल सच्चा आईना है। ये सिर्फ पन्नों पर छपे शब्द नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ी बगावत थी। उन्होंने दमन, शोषण और अन्याय के खिलाफ बिल्कुल मुखर होकर अपनी आवाज उठाई। समाज को सुधारना और राष्ट्रीयता की भावना जगाना उनके मुख्य लक्ष्य थे। चाहे वो गरीबी हो, औरतों के साथ होने वाला भेदभाव हो, या फिर सिस्टम द्वारा किया जाने वाला शोषण, इन सभी भारी भरकम मुद्दों को उन्होंने इतनी सरलता से उठाया कि आम जनता में एक नई जागरूकता आ गई। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, उनकी भाषा और अनूठी शैली जिसने उनकी रचनाओं को हर इंसान तक पहुंचाया। वो किसी भी दृश्य को बिल्कुल जिंदा कर देते थे।
इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से 4 अलग-अलग शैलियों का सहारा लिया: वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक और विवेचनात्मक। इन शैलियों को आपस में गूंदकर उन्होंने न सिर्फ समाज की बुराइयों पर करारा व्यंग्य किया, बल्कि इंसानी दिमाग और भावनाओं की गहराइयों को भी बड़ी खूबसूरती से छुआ। चूंकि वो उर्दू से हिंदी की तरफ आए थे, तो उनकी भाषा में उर्दू के मुहावरों और कहावतों का बड़ा ही शानदार इस्तेमाल देखने को मिलता है। उनकी भाषा एकदम सहज, सरल और आम बोलचाल वाली है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है उनके संवाद। अगर कहानी में एक किसान बोल रहा है तो उसकी भाषा बिल्कुल वैसी ही होगी, और अगर कोई जमींदार बोल रहा है तो उसका लहजा वैसा ही होगा। जनभाषा का यही जादुई प्रयोग उनकी कला को सबसे अलग बनाता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल जहन में आता है, और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। मुंशी प्रेमचंद ने उस दौर में सामाजिक असमानता, किसानों के संघर्ष और शोषण की जो कहानियां लिखी थीं, क्या वो आज के इस आधुनिक समाज की सच्चाइयों को भी वैसी ही नहीं दर्शाती? उपन्यास सम्राट की ये प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। उनका साहित्य सिर्फ लाइब्रेरी की किताबों तक सीमित नहीं है, ये आज भी हमारे समाज को आईना दिखाने का मादा रखता है। और यही कारण है कि उनकी अमर रचनाओं को बार बार पढ़ने और गहराई से समझने की जरूरत हमेशा महसूस होती रहेगी।